बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डेरिवेटिव। थोड़ा सा इसका अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ स्टूडेंट्स, तो ये 3 नाम हैं और 3 टॉपिक्स हैं और तीनों टॉपिक्स को एक ही चैप्टर में मर्ज किया गया है। अगर आप केपीके बोर्ड की बुक उठाते हैं तो उसमें लिमिट्स और कॉन्टीन्यूटी का एक अलग चैप्टर है और डेरिवेटिव्स और हायर डेरिवेटिव्स का एक अलग चैप्टर है। लेकिन नेशनल बुक फाउंडेशन की इस बुक में इन्होंने लिमिट, कॉन्टीन्यूटी और डेरिवेटिव को कंबाइन कर दिया। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज द लिमिट ऑफ फंक्शन। अच्छा, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन आपको इसका देते चलें कि व्हाट इज मीन बाय लिमिट। लिमिट क्या है? अगर हम वर्बल मीनिंग्स में इसकी बात करें तो लिमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री या हद। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पे हम किसी फंक्शन की किसी एक नंबर के हिसाब से लिमिट को चेक करेंगे कि एक नंबर तक किसी फंक्शन का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड से कैसा होता है, उसको हम लिमिट के अंदर कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या है। वो राइट लिमिट, इसका सिंबल है स्टूडेंट्स LIM लिखकर हम इसके सबस्क्रिप्ट में x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल्स टू सम कोफिशिएंट l एंड से। इसको पढ़ते कैसे हैं? इस पूरे सिंबल को हम लिमिट कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है? द लिमिट ऑफ f of x एज x अप्रोचेस टू a f of x अप्रोचेस टू l। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये सिंबल है। इस सिंबल का मतलब है यहाँ पे अप्रोचेस। ये जो एरो है इट मीन्स कि x इज नॉट एग्जैक्टली a, x a के इक्वल नहीं है लेकिन वेरी क्लोज टू a है, यानी a के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं तो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट a। ठीक है, अब a के लेफ्ट साइड पे भी बहुत सी वैल्यूज हैं और a की राइट साइड पे भी बहुत सी वैल्यूज हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड से a को स्टार्ट करते हैं, a की तरफ आना, a को अप्रोच करते हैं, a की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब आप नेगेटिव वैल्यूज से होते 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 a तक आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं, इट मीन्स कि आप पॉजिटिव वैल्यूज से होते होते a तक आ रहे हैं, लेकिन a के बहुत ज्यादा करीब हैं, नॉट एग्जैक्टली a। तो यहाँ पर इस चीज को हम अप्रोच पढ़ते हैं, यानी x इज वेरी क्लोज टू a, देन f of x क्लोज टू सम फाइनाइट आंसर l। यानी कि अगर हम देखें हमारे पास कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x और उसमें x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो वो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, वो एग्जैक्टली 1 पुट कर दिया गया। लेकिन लिमिट्स में हम ये करते हैं कि हम 1 के बहुत ज़्यादा करीब वैल्यूज देखते हैं। बहुत ज़्यादा करीब में तो बिलियंस ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह राइट साइड से भी अगर हम क्लोजनेस की बात करें तो देयर आर बिलियंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, लाइक 1 के करीब तरीन 1.0001 भी होता है और -0.999 भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने a को अप्रोच करना है, या इन सम कोफिशिएंट सेंस हम 1 को अप्रोच करेंगे लेकिन 1 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, इफ वी कैन मेक, अब इस सारी चीज की इंटरप्रिटेशन क्या है? पहली चीज तो आपने सीखी कि लिमिट के क्वेश्चन किस तरह से होंगे कि x approaches to a f of x is equals to l. l is the finite answer of f of x as x approaches to a. If we can make the value of x close to के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है very close to a, जैसे जैसे हम अपनी x की वैल्यू को करीब करते चले जाएंगे किसी नंबर a के, वैसे वैसे हमारा आंसर क्या होगा? किसी फाइनाइट आंसर की तरफ अप्रोच कर जाएगा। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ f of x is equals to 2x और लिमिट में चेक करना चाह रहा हूं x at x is equals to 2 पे। तो अब मैं देखूंगा कि 2 के करीब आते हुए इस फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा। एक तो आंसर ये है कि मैं 2 डायरेक्ट पुट कर दूं, मेरे पास 4 आ जाएगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि 2 के नेबरहुड्स या 2 के बिल्कुल क्लोज नंबर्स के ऊपर इस फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा। चलें, अब मैं यहां पर 2 लिखता हूं, एक लाइन लगाता हूं, यहां पर 2 है, ये 2 की लेफ्ट साइड है और ये 2 की राइट साइड है। अब 2 से लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर बनते हैं स्टूडेंट्स? उनको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। इसका मतलब अब हमने ज़रा बिहेवियर देखना है फंक्शन का लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच करते हुए, तो फंक्शन किस तरह का बिहेव करेगा। ज़रा कुछ देर के लिए माइंड में कुछ नंबर लें। 2 से पीछे कौन से नंबर होते हैं लेफ्ट साइड पे? दैट इज, मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट टू 2 आर 1.9 हो सकता है,
1.8 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह राइट टू ए, राइट टू 2, सॉरी ए मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे 2 है, ए इज इक्वल टू 2 है। आर 2 के राइट पे कौन है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है। अच्छा, अब जरा फंक्शन में वैल्यू पुट करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल आप 2 की तरफ आ रहे हैं राइट साइड से, यानी कि 2.3 से, 2.2 से, 2.1 से 2 तक आ रहे हैं। अगर आप f ऑफ 2.3 पुट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2.3, फॉर एग्जाम्पल 4.6 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप f ऑफ 2.2 पुट करते हैं, यानी कि अब आप राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आप देखें आपके आंसर का बिहेवियर कैसा हो रहा है। 2 इंटू 2.2 करते हैं, 4.4 आ जाता है। 2 इंटू 2.1 करते हैं तो आपके पास 4.2 आ जाता है। आप देख रहे हैं जैसे ही आप मजीद 2.01 करेंगे आपका आंसर 4.000 समथिंग आ जाएगा। ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो आपको ये बिहेवियर नजर आ रहा है कि जब आप राइट साइड से, यानी कि राइट साइड से होते हुए 2 तक अप्रोच कर रहे हैं, एरो का निशान 2 की तरफ है, तो इट मींस आपका आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। अब जरा लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, यहां से लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आए, तो लेफ्ट साइड के 2 के नंबर कौन कौन से लिखे हैं हमने, 1.9 लिखा है। हम f इंटू 1.9 पुट करते हैं, 2 इंटू 1.9, तो ये स्टूडेंट्स 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसी तरह f ऑफ 1.99 अगर मैं पुट कर दूं फॉर एग्जांपल, मजीद ये 1.9 था तो ये 1.99 होगा जो 2 के ज़्यादा करीब है, तो ये भी आपके पास 3 पॉइंट वेरी क्लोज टू, फॉर एग्जांपल 3.99 समथिंग आ गया। तो आप बिहेवियर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से भी 2 की तरफ आ रहे हैं हमारा फंक्शन 4 बनता जा रहा है, और जैसे जैसे हम राइट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं तब भी हमारा फंक्शन 4 बनता जा रहा है। सो हेयर वी कैन से दैट एज x अप्रोचेस टू 2 f of x अप्रोचेस टू 4। जैसे जैसे हम 2 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन हमारा किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो अप्रोचिंग है ये इतनी क्लोज होती है, लाइक 2 पॉइंट्स बिलियंस ऑफ टाइम्स 0.1 के आंसर आपका ऑलमोस्ट इसी नंबर को अप्रोच कर जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है हमारा ये फंक्शन जो है वो 4 को, और जैसे ही अप्रोचिंग खत्म करके हम एग्जैक्ट 2 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन एग्जैक्ट 4 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, एज वी अप्रोचेस टू सम नंबर देन आवर फंक्शन विल अप्रोचेस टू सम अदर नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कुछ कंसेप्ट सीखते हैं अप्रोचेस का मतलब। जी स्टूडेंट्स, अगली चीज मैंने आपके लिए लिखी है मीनिंग्स ऑफ अप्रोचेस। अप्रोचेस का मतलब क्या है, तो यही बात जो सारी मैं अभी ऊपर आपको डिफाइन करके आया हूँ ये वही चीज है। इन लिमिट्स द सिंबल दिस कंसीडर्स एज अप्रोचेस, इस मतलब का नंबर सिंबल का मतलब होता है अप्रोचेस। अप्रोचेस मींस वेरी क्लोज टू सम वैल्यू बट नॉट एग्जैक्टली दैट वैल्यू। तो अभी मैंने आपको 2 के लिए एग्जांपल देकर बताई थी, यहाँ मैंने 0 के लिए लिखी हुई है। तो 2 से अप्रोच करना राइट साइड से मतलब 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 से होते हुए 2 तक आना, और लेफ्ट साइड से 2 के अप्रोच करने का मतलब 1.8, 1.9, 1.99 से होते हुए 2 तक आना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जिस्टेंस लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स, ये वाली आप देख रहे थे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तब भी हमारा आंसर 4 को अप्रोच कर रहा था, अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे तब भी हमारा आंसर 4 को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, यानी कि हर सूरत में हमारा आंसर होते होते 4 तक आ रहा था, और यहां से भी हमारा आंसर होते होते 4 तक आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करें चाहे राइट साइड से अप्रोच करें, अगर आपका आंसर सेम नंबर को अप्रोच करता है तो इसका मतलब है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इस चीज को हम एक प्रूफ की सूरत में लिखते हैं, we have two possible limits, limit from left side and limit from right side. If the both are same then we can say that the limit exists. जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को आपने यूं लिखना है x अप्रोचेस टू a माइनस, और राइट हैंड लिमिट को आपने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो आपने लिखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है।
ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी की बात अभी नहीं हो रही, अभी सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात हो रही है। यानी लेफ्ट साइड के नंबर्स भी आपको उसी नंबर तक ले जाएं जितने राइट साइड के नंबर्स आपको लेकर जा रहे हैं, तो इट मींस कि दोनों लिमिट्स सेम हो रही हैं। दैट्स व्हाई वी यू कैन से दैट द लिमिट्स आर एग्जिस्ट। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो जाए तो आपने लिखना है कि लिमिट्स आर एग्जिस्ट। नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूटी क्राइटेरिया बाय ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, लिमिट को तो हमने समझ लिया कि लिमिट से मुराद क्या होती है कि किसी एक नंबर का किसी फंक्शन के तक अप्रोच करना और उस फंक्शन का हमें कोई आंसर मिलना, इसको हम लिमिट्स कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी को अगर आप डेली लाइफ में देखें तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, कॉन्टीन्यूस पाथ मीन्स एक जारी रहने वाला पाथ। ठीक है, कॉन्टीन्यूस वे एक जारी रहने वाला रास्ता। तो कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है कि वो चीज़ या वो ऐसा भी कोई भी फिनोमेना जिसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यूटी से मुराद होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि ऐसा क्राइटेरिया या ऐसा ग्राफ जिसमें कोई ब्रेक ना हो। अब कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ से क्या मुराद है? देखें, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से ये हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर आप इस लाइन को देखें बच्चों, तो क्या इस लाइन में कोई कटिंग पॉइंट है? कोई चीज़ यहाँ पे इसको कट कर रही हो या ग्राफ में कोई ब्रेक आ रहा हो? नहीं आ रहा। इट मीन्स कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ है जो कॉन्टिन्यूस है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, उसके लिए 3 कंडीशंस वेरीफाई होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन लिख के देता हूँ। अब आप सब कहेंगे कि सर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। यस, एक्स इज, अगर एक्स 0 हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो बच्चों ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन 0 वाली पोजीशन पे आके उसमें ब्रेक आ जाएगी। ठीक है, लाइक एक जैसे एक रस्सी का टुकड़ा है, पीस ऑफ अ स्ट्रिंग, ये एक रस्सी है। अगर इस रस्सी को मैं नहीं काटता बीच में से, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन या एक कंटिन्यूस लाइन है। लेकिन जब भी इसके अंदर कोई कट पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस हो गया, उसके अंदर तो ब्रेक आ गई, तो दैट्स व्हाई वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल है जो कि डिसकंटिन्यूस हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 के अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही ये 0 के ऊपर आएगा ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी हम किसी एक पॉइंट के ऊपर करते हैं, हम पूरी डोमेन के ऊपर चेक नहीं करते। तो इस फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स अदर देन 0। यानी एक्स की हर वैल्यू पे ये डिफाइन है, लेकिन जैसे ही 0 पे आएगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए इस तरह से और आपने इसको चेक करना हो 1 पे, तो यस दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन जैसे ही 0 पे आएगा 0 इसका कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए 2 तरीकाकार हैं। या तो कोई फंक्शन ये 3 डेफिनेशंस को वेरीफाई कर दे, तब वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। या किसी फंक्शन का ग्राफ आपके सामने हो और ग्राफ को देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है कंटिन्यूटी क्राइटेरिया बाय ग्राफ। अगर हमारे पास ग्राफ बना हो और हम ग्राफ को देख लें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ग्राफ है, लाइक इस तरह से, ये कोई फंक्शन है और ये उसका ग्राफ है। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि कुछ फंक्शन इस तरफ है, कुछ फंक्शन का ग्राफ इस तरफ है। ठीक है, तो ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। और अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊं लाइक ये, तो ये देख लें ये कंटिन्यूस फंक्शन है विच इज पैराबोला। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इस फंक्शन में कोई कट पॉइंट नहीं है। ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी को आप ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं, और मैथमेटिकली फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए ये 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। इफ द लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l वी हैव स्मूथ ग्राफ। अगर हमारे पास एक स्मूथ ग्राफ हो विदाउट एनी कट, यहाँ एनी है, विदाउट एनी कट और ओपन होल। ओपन होल का कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि ओपन होल से क्या मुराद होती है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोई कट ना हो या ओपन होल ना हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस कहते हैं। और अगर आप मैथमेटिकली चेक करना चाह रहे हैं तो फिर आप फंक्शन को 3 तरह से चेक करेंगे। नंबर 1, पहली कंडीशन है कि आपका जो फंक्शन जिसको आप चेक कर रहे हैं वो दिए गए पॉइंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, f of x is equals to 2x by x minus 1
और इसको आपने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने इसकी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो गई। वजह कि पहली कंडीशन ये थी कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होना चाहिए किस पे? उस पॉइंट पे जिस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें जो कंटिन्यूटी का पॉइंट दिया गया है वो है 1। अब अगर मैं 1 को यहाँ पे पुट करता हूँ ये फंक्शन तो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन ही गलत हो गई। तो मैं कहूंगा कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 1। हाँ, अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं, अब 2 पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है? नहीं हो रहा। 2 पुट भी कर दूं तब भी ये फंक्शन जो है कुछ ना कुछ आंसर देगा। इट मीन्स कि ये पहली कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है कि ये डिफाइन है। दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अभी मैं आपको ऊपर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बता के आया हूँ कि एग्जिस्ट करने से क्या मुराद होता है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर बराबर हैं तो इट मीन्स कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पहली कंडीशन फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तीसरी कंडीशन लिमिट के आंसर और डायरेक्ट नंबर पुट करने से आंसर सेम आने चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर जो एग्जांपल दे के आया हूँ उसको देखते हैं दोबारा। मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी वो थी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। इसको जरा चेक करें क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए बच्चों, 2 पे चेक करना है। 2 पुट करने से आंसर अनडिफाइन नहीं होता, इसका मतलब पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अभी हमने चेक किया था कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, हमारा आंसर दोनों सूरतों में किसको अप्रोच करता है? 4 को। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों सेम है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और डायरेक्ट पुट करने से भी आंसर वही आए। अब जरा फंक्शन के अंदर डायरेक्ट 2 पुट कर दें, तो 2 इंटू 2 पुट करें 4। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू तीनों पे आंसर सेम है, फंक्शन डिफाइन भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो ये चीज है स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया बाय मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आपने चाहते हैं कि आपके लिमिट्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने वो लाजमी पढ़नी है, प्री कैलकुलस। ठीक है, प्री कैलकुलस सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, PDF में अवेलेबल भी है और उसको डाउनलोड करके आप पढ़ें ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है यूज द ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट इफ एग्जिस्ट। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ग्राफ के इस फॉर्म जो आपको नज़र आ रही है इसमें फंक्शन की जो लिमिट है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, बस आपने ये बताना है। अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है वो इस गिवन वैल्यू के ऊपर अनडिफाइन तो नहीं है। अगर आप 5 पुट करते हैं तो कोई वैलिड आंसर आता है, इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइन नहीं है। अच्छा, अब जरा इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। वैसे ही जनरली कंसेप्चुअल बात करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी चले प्रैक्टिस हो जाएगी कि फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन के लिए ज़रूरी है कि इंटरनल रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और डोमेन के लिए हम क्या लिखेंगे? x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसकी जो डोमेन है वो आपके पास 1 से इन्फिनिटी होगी, आप नेगेटिव नंबर पुट नहीं करवा सकते। अच्छा, अब रेंज इसकी क्या होगी? अगर आपको ये मिल गया तो पहला नंबर 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है तो इसकी रेंज होगी आपके पास 0 से इन्फिनिटी। अब जरा ग्राफ बना लें इसका। ग्राफ आपको बनाने आता है, डोमेन मिल गई है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज लेके आंसर निकालें और उसको ग्राफ में प्लॉट करें। ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है। इस ग्राफ में एक तो जैसे ही आप 1 पुट करवाते हैं, पहला आंसर आपके पास क्या है? लिमिट का 1 है, सॉरी डोमेन का 1 है, आपको क्या मिलता है? 0। तो जैसे ही आप x को 1 रखते हैं, y आपको क्या मिल जाता है? 0। आपका ग्राफ यहाँ से लेकर यूं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये एक कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ग्राफ है। नजर आ रहा है कि ग्राफ में कहीं पे कोई कटिंग नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ एक स्मूथ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जरा ग्राफ से देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। देखें बच्चों, आपके पास लिमिट थी x अप्रोचेस टू 5। जरा बिहेवियर देखें फंक्शन का।
जैसे जैसे आपकी वैल्यूज 5 के करीब जा रही हैं, x 4 था तो वैल्यू यहाँ मिली, x 4.5 हुआ, वैल्यू मजीद 2 के करीब होगी। जैसे ही x जो है वो 5 के करीब पहुंचा है लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट मूवमेंट है ना, ये मेरा बायां आता है, बाएं साइड से मैं मूव करवा रहा हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड की वैल्यूज कौन सी बनती हैं? 5 के लेफ्ट पे कौन कौन आता है? 5 के लेफ्ट पे तो 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 1 से मूव करवा रहे हैं 5 की तरफ, आपका बिहेवियर ये है, तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? आपका फंक्शन 2 की तरफ भागता हुआ जा रहा है, ठीक है, लेट से। अच्छा, अब जैसे ही आप राइट साइड से आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, राइट साइड से, राइट साइड पे 5 के कौन है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो जैसे जैसे आप राइट से आ रहे हैं, 10 रखा तो यहाँ मिला, 9 रखा तो यहाँ आंसर मिला, 7 रखा, 8 रखा, 6 रखा। जैसे ही आपने 5.1 रखा ना यहाँ पे, तब भी आंसर मजीद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। जैसे ही आप राइट साइड से भी 5 के करीब आ जाएंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर दोबारा से किस पे मिल जाएगा? 2 के करीब मिलेगा। तो लेफ्ट साइड से मूव करें या राइट साइड से मूव करें, दोनों तरफ से अगर आप 5 की तरफ आएंगे, किसकी तरफ? 5 की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि 5 की तरफ आते आते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों लिमिट्स जो हैं वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएंगी। वो पॉइंट कौन सा है? 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही आप x5 को अप्रोच करवाएंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड से लाएं, चाहे वो राइट साइड की वैल्यूज से लाएं, ठीक है, राइट साइड से लाएंगे तो वैल्यूज कम करते जाएंगे, तो आंसर 6, 6.5, 6 हो गया, 5.5 हो गया, से होते 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 कम होते हुए 2 की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही आप लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो 1.9, 1.95 से होते होते 2 तक चला जाएगा। तो मीटिंग पॉइंट जो है वो दोनों का कौन सा है? 5 है, सॉरी 2 है। तो जैसे ही आप 5 को अप्रोच करेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 2 को हो जाएगा। तो इसकी ग्राफिकली हमें इंटरप्रिटेशन यही मिल रही है कि चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, चाहे राइट साइड से अप्रोच करें, आपका कोइंसाइड पॉइंट क्या है? वो 2 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और पॉइंट कौन सा है? 5 और 2, ठीक है जी। अब इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ we can see as x approaches to 5 नेगेटिव, यानी कि 5 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, एंड x approaches to 5 पॉजिटिव, both have the same limiting value ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से आप देख लें कि ग्राफ का राइट साइड से 5 की तरफ अप्रोच करना या लेफ्ट साइड से 5 की तरफ अप्रोच करना, ठीक है, दोनों आपको कहां लाके खड़ा कर देते हैं? 2 के ऊपर लाके मिला देते हैं। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एग्जिस्ट। बस ये इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। लिमिट के लिए याद रखें बच्चों, हमारी हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि हम 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचें। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको स्क्रीन पे शो हो रही है कि कौन सी होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो होती हैं जब आप कोई नंबर डायरेक्ट पुट करवाएं तो या आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाए, 0 ओवर इन्फिनिटी बन जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए, 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, सो मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच जाएं, ठीक है। तो ये लिमिट के क्वेश्चन है। अगर आप जरा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखने से पहले फंक्शन की तरफ अगर हम आए तो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये एक रैशनल फंक्शन है जिसकी दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं। तो रैशनल फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं? चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, ये लीनियर बन जाएगा, तो उस तरह से हम इसकी डोमेन इस वक्त नहीं निकाल रहे। हम एट द स्पॉट इसकी डोमेन देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। इसकी डोमेन के लिए जरूरी है कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसकी जो डोमेन है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 को, तो ये क्या बनता है? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है,
x+1 आ जाएगा। अब बच्चों हम कौन सा नंबर पुट नहीं करवा सकते, हम 1 पुट नहीं करवा सकते। अगर हम 1 पुट करवा दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। फॉर 1 दिस f of x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों जैसे हम 1 पुट नहीं करवा सकते, इसी तरह हमारे पास रेंज में 2 आंसर भी नहीं आ सकता। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 वो आंसर है जो 1 पे मिल रहा है, तो 1 तो हमारी डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। तो अब जरा चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। इसके अगर आप ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जाहिर बात है ये सिंप्लीफाई होके x+1 बन जाता है, जो कि लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये देख लें, ठीक है। अब लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 है। हम जरा 1 की तरफ अप्रोच करवाते हैं। जरा इस फंक्शन को देखें, x+1 सॉल्व होके तो यही बनता है। x+1 को देखें, ये 1 है स्टूडेंट्स। जरा पुट करवाना शुरू करें इसको, ठीक है। जैसे हम 1 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ये डायरेक्शन होगी हमारी। अब 1 के लेफ्ट में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 के लेफ्ट में तो 0.75 आता है, 0.5 आता है, 0.25 एंड नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे जैसे हम 0.25 को बढ़ाते हैं, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम राइट साइड से 1 की तरफ आए, राइट साइड से अगर हम 1 की तरफ आए, अगर हम 2 रखें तो आंसर 3 मिलेगा, ठीक है। इस फंक्शन में अगर आंसर लिमिट 2 रखें ना तो आंसर 3 मिलेगा। अगर 1.5 रखें तो आंसर 2.5 मिलेगा। अगर 1.25 रखें तो आंसर क्या मिलेगा, 2.25 मिलेगा। देख लें यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये राइट साइड से भी 1 के करीब आ रहा है, तो जैसे जैसे ये 1 के करीब आएगा इसका आंसर भी 2 के करीब आता जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली 1 के ऊपर ये क्या है, 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इससे भी ये बात साबित हुई कि ये फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी सॉल्व करते वक्त ये वाला प्रोसेस करके उस फंक्शन को माइनस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं जो उस लिमिट को अनडिफाइन कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है और ये बता रहा है कि आप चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करें चाहे राइट साइड से अप्रोच करें, आपका आंसर जैसे ही 1 के करीब आएगा, जो डोमेन है आपकी वो 1 के करीब आएगी। एग्जैक्टली 1 तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि डोमेन का हिस्सा ही नहीं है 1। जैसे ही एग्जैक्टली 1 के करीब करीब आएगी, आपका आंसर 2 के करीब करीब चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट सेम है। इसका मतलब चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करें चाहे राइट साइड से अप्रोच करें, दोनों सूरतों में आपका आंसर 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं वी कैन सी दैट एज x approaches to 1 negative and x approaches to 1 positive, f of x approaches to 2। जैसे जैसे हम 1 की तरफ आए लेफ्ट साइड से, 1 की तरफ आए राइट साइड से, हमारा आंसर जा रहा है 2 की तरफ। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, लिमिट का एग्जिस्ट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इस केस में तो कंटिन्यूस है, लेकिन लिमिट का एग्जिस्ट करना कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि एग्जिस्टेंस के बाद वाला स्टेप फेल हो जाए, क्योंकि 3 स्टेप्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है कि राइट साइड से अप्रोच करें और लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 1 की तरफ, तो आंसर आपका एक ही नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा हो, इस चीज को हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इज द पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर -3x ओवर x। अच्छा, यहाँ पे अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है नॉट एग्जैक्टली 0, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो ये जो डोमेन रेंज में लिख रहा हूँ ये 1.1234 की प्रैक्टिस है, इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका ताल्लुक ग्राफ से स्टार्ट होता है, ये सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, इसकी अगर डोमेन की बात करें तो आप 0 नहीं पुट करवा सकते, तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज आपके पास होगी जब वो 0 निकल गया तो फिर कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, इट मींस इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। चलते हैं जरा इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए बच्चों, लिमिटिंग पॉइंट है आपके पास 0, ठीक है। अब 0 की जरा लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है।
जीरो की लेफ्ट साइड से पहले देखते हैं कि ये फंक्शन सॉल्व होके क्या बनता है। जरा इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स का स्क्वायर माइनस 3x ओवर एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 ओवर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जैसे जैसे हमारा फंक्शन, अच्छा कुछ देर के लिए ये देखें, अगर मैं x को डायरेक्ट जीरो पुट कर दूं, जो कि लिमिटिंग पॉइंट क्या है जीरो है, अगर x डायरेक्टली जीरो हो जाए तो आंसर क्या होगा -3। मैं लिखता हूं फॉर एग्जैक्ट x इज इक्वल टू जीरो f ऑफ x विल बिकम -3। ठीक है, इस फंक्शन में जीरो नहीं पुट कर सकते आप, क्योंकि ये तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो खत्म करना होती है हमें लिमिट में। अगर मैं डायरेक्ट जीरो पुट करूं तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म में आप लिमिट नहीं पुट करवा सकते। लिमिट पुट करवाने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डोमेन रेंज का कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए नहीं है। अच्छा, जीरो के लिए इसका आंसर क्या है -3। अब जरा बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आना और राइट साइड से जीरो की तरफ आना भी हमें -3 की तरफ ले जाता है या नहीं ले जाता। अच्छा ये देखें जी, लेफ्ट साइड पे हमने दिखा है कुछ जीरो, ये -0.5 है, ये माइनस का 1.5 है। जैसे जैसे मैं -2 -1.5 -1 पुट करवाता हूं तो हमारा फंक्शन जो है वो कहां जा रहा है, हमारा फंक्शन जा रहा है चलते चलते -3 की तरफ, -4 -3। ठीक है, ये जीरो है, ये 1 2 3 ऊपर की तरफ। अच्छा जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, नंबर को जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, -2 रखा यहाँ डॉट रख गया, -1.5 रखा यहाँ डॉट लग गया, -1 रखा यहाँ डॉट लग गया, ये -0.5 रखा यहाँ डॉट लग गया। जैसे ही जीरो के करीब 3 जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे सारे डॉट्स किसकी तरफ जा रहे हैं, -3 की तरफ जा रहे हैं। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि एज x approaches to zero negative, f of x approaches to -3। ये बात तो कंफर्म है कि जैसे ही हम नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहे हैं, हमारा x -3 की तरफ जा रहा है। अच्छा अब राइट साइड से जरा देखें, राइट साइड से जीरो की तरफ कौन बनता है, 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है। पहले मैं 3 पुट करता हूं, इस फंक्शन में 3 पुट करें, ये जो सॉल्व किया हुआ है 3 -3 0। ठीक है, तो आपका जो डॉट है वो बिल्कुल जीरो के सामने लग गया। 3 के लिए 0, 2 के लिए रखा तो यहाँ डॉट लग गया, 1 के लिए रखा तो यहाँ डॉट लग गया। ठीक है, 1 रखेंगे ना यहाँ तो क्या बनेगा 1 -3 -2, तो देखें डॉट कहाँ लग रहा है -2 पे। इसी तरह जैसे ही हम जीरो के बहुत करीब आ जाएंगे राइट साइड से, यहाँ लगाते हैं तो यहाँ डॉट लग रहा है। अब ये डॉट किसके करीब है, ये डॉट तो -3 के करीब है। तो इसका मतलब जैसे ही आप राइट साइड से भी जीरो की तरफ आ रहे हैं, आपका आंसर किसकी तरफ जा रहा है, -3 की तरफ। तो ये ग्राफ का वो पॉइंट है, चाहे आप राइट से मूव करें चाहे लेफ्ट से मूव करें, अगर इस नुक्ते के करीब आएंगे तो आपका आंसर -3 के करीब जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही आप जीरो की तरफ लेफ्ट साइड से आएंगे, जीरो की तरफ राइट हैंड साइड से आएंगे, आप देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो किसकी तरफ मैच हो रही है, -3 की तरफ मैच हो रही है। तो यहां हम ग्राफिकल एनालिटिक्स में क्या लिखेंगे, एज x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, ये बताता है कि राइट हैंड लिमिट f of x also approaches to -3। अब चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, x सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट। तो आप लिख सकते हैं कि ग्राफ से ये नजर आ रहा है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो जीरो पे एग्जिस्ट कर रही है। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इंतहाई अहम, हद से ज्यादा अहम है हमारे पास। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, हम x का कोई भी नंबर पुट करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जीरो जैसे ही पुट करवाएंगे तो वो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के ग्राफ को देखें। इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास कैसा है, देखें यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं कि एज x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं x की तरफ, तो हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं। जब भी हम इसको खत्म करते हैं मॉड को, तो हमारे पास +-x आता है। नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव x, पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव x। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसने तो पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन x अगर नेगेटिव साइड से आएगा तो जाहिर बात है नेगेटिव होगा, तो f ऑफ x जो है वो क्या होगा, <0 होगा। जैसे ही आप इसमें कोई पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे जीरो से बड़े, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो f ऑफ x क्या होगा, <0 होगा। अब फंक्शन का बिहेवियर कैसा बनेगा जरा गौर से देखना है। फॉर एग्जाम्पल
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -0.1 ले लेता हूँ, तो फंक्शन क्या बनेगा, -0.1 मैग्नीट्यूड बाय -0.1, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा पॉजिटिव 0.1, ये बनेगा -0.1, दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब लेफ्ट साइड से जितनी भी वैल्यूज आप पुट करवाएंगे, ठीक है, उनमें नेगेटिव आएगा और कैंसिलेशन हमेशा हो जाएगी। चाहे आप -2 पुट करवाएं, -3 पुट करवाएं, -4 पुट करवाएं, नंबर तो सेम आएंगे ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, नंबर्स कटने के बाद आंसर हमेशा -1 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने ये लेस देन 0 गलत लिखा है, f of x इज इक्वल टू -1, और जैसे ही ये होगा f of x इज इक्वल टू +1। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेम नंबर्स है ना, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल +2 पुट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ +2 इज +2, और ये भी 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो जितने 0 से पॉजिटिव नंबर है राइट साइड वाले, उन सब के लिए y क्या है, +1 है, ठीक है, +1, और जितने ही आपके पास नेगेटिव नंबर है उन सब के लिए क्या है, -1 है। 0 आप पुट करवा नहीं सकते क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं आता। तो बच्चों इसका ग्राफ दो हिस्सों में बन रहा है, एक हिस्सा ये है फॉर लेस देन 0 फॉर लेफ्ट साइड f of x is equals to -1, for right side f of x is equals to +1। इसका मतलब ये ग्राफ दो डिफरेंट हिस्सों में बटा हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा कि आधा हिस्सा ग्राफ का ऊपर है और आधा हिस्सा ग्राफ का नीचे है। एग्जैक्ट 0 आप पुट करवा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर +1 है, तो इसका मतलब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम यहाँ लिखेंगे कि एज x approaches to 0 negative, f of x will become -1, and as x approaches to 0 positive, f of x will become +1. So left hand limit is not equals to right hand limit, ठीक है, so limit does not exist। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है कि अगर आपके फंक्शन में ब्रेक आ जाए और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम ना हो तो फंक्शन जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ग्राफ से हमें नजर आ रहा था कि जितनी हमारे पास लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं उन सब के लिए -1 है, और जितनी हमारी राइट साइड की वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमारे पास +1 है। तो ये ग्राफ दो हिस्सों में है, लेफ्ट राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट ई हमारे पास, f of x इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड ए लिमिट x अप्रोचेस टू 2। याद रखें इस तरह का फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। इफ पीस वाइज फंक्शन क्या होता है हमारे पास, f of x इज इक्वल टू f of x फॉर x लेस देन a, f of x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, कि हमारे पास दो हिस्सों में बटा हो। देखें डिसकंटिन्यूस और पीस वाइज दोनों अलग चीजें हैं। डिसकंटिन्यूस तो वो फंक्शन होता है कि एक ही फंक्शन होता है और उसी का ग्राफ जो है वो दो हिस्सों में होता है, और पीस वाइज फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि दो फंक्शंस होते हैं और उनके दो ग्राफ बनते हैं लेकिन दोनों के सेम आंसर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, एक फंक्शन जो है वो दो हिस्सों में हो तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब पीस वाइज फंक्शन का जो ग्राफ है वो दो बन सकते हैं, ठीक है, और उनके आंसर भी सेम हो सकते हैं, उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक ही फंक्शन अगर हो और उसके दो ग्राफ बन रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो जरा देखते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, वो कह रहा है कि अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आते हैं यानी 2 से लेस वैल्यूज के लिए, तो आप इस वाले फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे, और अगर आप राइट साइड से 2 की तरफ आते हैं या एग्जैक्टली 2 लेते हैं तो फिर आपको ये फंक्शन यूज करना होगा। तो जरा थोड़ा सा इसको डेमो करते हैं। अगर हम लेस देन 2 की तरफ आए, अब 2 से लेस कौन से नंबर बनते हैं बच्चों, 2 से लेस जो नंबर बनते हैं वो हैं 1.5, 1, 0.50 और उससे छोटे सारे नंबर। अब अगर मैं 1.5 पुट करवाता हूं तो मुझे इस फंक्शन में वैल्यू पुट करना होगी, तो x भी क्या हो जाएगा 1.5, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, 2 के बहुत ज्यादा करीब हैं, हमारा आंसर भी
2 के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है बच्चों, तो एक बात तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे x अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से 2 की तरफ, आपका आंसर भी अप्रोच करेगा +2 की तरफ। तो हम यहां लिखते हैं कि एज x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, f ऑफ x अप्रोचेस टू -2। ठीक है, ये बात तो कंफर्म होगी ग्राफ से कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं आपका आंसर भी 2 की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब अगर आप राइट साइड से 2 की तरफ आते हैं, देखिए राइट साइड से 2 की तरफ आए तो 4, 3.5, 3, 2.5 से 2 की तरफ आए, इस तरह से। तो अगर आप 4 पुट करते हैं तो फिर बच्चों आपको बड़े फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी होगी जहां पे x ग्रेटर देन 2 है। तो x ग्रेटर देन 2 यानी 4 ग्रेटर देन 2 है तो 4 + 1 5 डॉट यहां लगेगा। इसी तरह चलते चलते अगर आप 2 के बहुत ज्यादा करीब आते हैं राइट साइड से, लाइक 2.1, तो आंसर क्या मिलता है आपको 3.1। क्या मिलता है 3.1। और जैसे ही आप एग्जैक्टली 2 भी पुट कर देते हैं ना तो 2 + 1 आपका आखिरी डॉट कहां लगेगा, 3 के ऊपर लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे फंक्शन जो है राइट साइड से अगर अप्रोच करे तो आपका जो फंक्शन है वो अप्रोच करेगा 3 को, सॉरी यहाँ पे +2 आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, +2 को अप्रोच करेगा। तो बच्चों एक बात क्लियर हो गई कि राइट साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपका लिमिटिंग आंसर है +3, और अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका लिमिटिंग आंसर है 2। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस भी है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस एम्प्लॉयज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो जाहिर बात है फंक्शन फेल हो गया, ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी इसके अंदर। तो पीस वाइज फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता कि राइट साइड वाली वैल्यूज भी इस तरह से ग्राफ बनते बनते 2 तक आ जाते तो हम कहते कि ये एक पीस वाइज फंक्शन है और इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ में वाजिया फर्क है। अगर आप राइट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं, ये 2 वाली लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये 2 वाली लाइन है। अगर आप राइट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं आपकी ब्रेक 3 पे लग रही है, अगर आप लेफ्ट साइड से 2 की तरफ आ रहे हैं तो आपकी ब्रेक 2 पे लग रही है। तो बीच का ये पोर्शन खाली है, दैट्स व्हाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अच्छा अगला पार्ट मैंने खुद सॉफ्टवेयर से डिजाइन नहीं किया इसका ग्राफ, ताकि आपको मैं बनाकर बता सकूं थोड़ा सा। अगर आप देखें तो ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन कौन सा होता है कि जिसके डिफरेंट हिस्से होते हैं। अब वो देखें, आपसे कह रहा है कि लिमिट पॉइंट आपका 0 है, यानी 0 की तरफ आपने लेफ्ट और राइट साइड से आना है। तो कह रहा है कि अगर आप 0 की तरफ लेफ्ट साइड से आते हैं तो आप इस फंक्शन में वैल्यू सपोर्ट करें। देखें 0 की तरफ अगर मैं लेफ्ट साइड से आता हूं, फॉर एग्जाम्पल -1, -0.5, -2, -1.5, लेफ्ट टू 0 मैं लिखता हूं, लेफ्ट टू 0 कौन से नंबर है, -0.1 लिख सकता हूं, -0.5 लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह -1 लिख सकता हूँ, -1.5 लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मेरी डोमेन बनेगी फॉर दिस फंक्शन। तो अब इन सारे नंबर्स को मुझे यहाँ पुट करना होगा। देखें अगर मैं -2 पुट करवाता हूँ तो फंक्शन में देखें -2 यहाँ पे है मेरे पास, तो मेरा डॉट कहाँ लगेगा, -2 पुट करवाऊँ +4 तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा कहीं। तो बच्चों आपको नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन है मेरा, आखिरी नंबर 0.1 के अगर मैं यहाँ पे पुट कराता हूँ तो वो 0.01 यानी प्लस में ही रहेगा। ठीक है, और आखिरी नंबर अगर मैं 0 पुट कराऊँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो फंक्शन है वो कुछ यूं है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये मैंने एरो लगा के इसको बंद कर दिया, ये नहीं है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन है और इसका बिहेवियर ये है। अच्छा, अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए तो मेरा डॉट कहाँ लगता है, यहां लगता है। ठीक है, और अगर 2 से 0 से बड़े हों, राइट टू 0, राइट टू 0 में 0.1, 0.5 और फिर उसके बाद 1, 1.5 और 2 ये नंबर आते हैं। अगर मैं उन सबको यहाँ पे पुट करता हूँ ना बच्चों, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा कि ये -1 के पास से स्टार्ट होगा। देखिए इसमें आखिरी लिमिट क्या है, 0 के बहुत ज्यादा अगर करीब चला जाऊं और 0 ही पुट करवा दूं तो 0, -1, -1, तो ये -1 को अप्रोच करता हुआ कुछ यूं बनेगा। ठीक है, ग्राफ की प्रेजेंटेशन को नजरअंदाज कीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट को आप देखें कि इसका फंक्शन कुछ यूं इंक्रीजिंग बन रहा है, इसका फंक्शन यूं बन रहा है और एग्जैक्ट 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 है। अब मुझे बताएं कि इन फंक्शंस में
कहीं पे आपको ग्राफ के अंदर कंटिन्यूटी नज़र आ रही है? ग्राफ तो बुरी तरह से डिसकंटिन्यूस है कि आधा ग्राफ लेफ्ट साइड से ये बिहेवियर रख रहा है, राइट साइड से इस तरह का बिहेवियर रख रहा है ऊपर की तरफ, और एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर 2 आ रहा है, तो इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और एग्जैक्ट वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो ये भी पीस वाइज फंक्शन एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कुछ देर के लिए अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करवा कर देखें, 1 माइनस कॉस ऑफ 0 करते हैं अगर, और नीचे भी 0 का स्क्वायर आ जाता है, तो 1 माइनस 1 ओवर 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करने का असूल ये है कि आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 से आगे ऑनवर्ड इसी तरह से सॉल्व करना होगा इसको, तो रैशनलाइज करवा दें। 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू 1 ओवर कॉस एक्स, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वेयर, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डालना है 1 प्लस कॉस एक्स, यूँ यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अब ज़रा अगर मैं लिमिट पुट करवाता हूँ, वैसे ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन 3 में आ रहे हैं, लेकिन मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ कि इसकी लिमिट आपने कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो ख़त्म करना है हमें यहाँ पे। तो लिमिट, ये जो चीज़ है ना साइन एक्स ओवर एक्स, ये 1 होती है। अगर इस पर लिमिट 0 पे अप्लाई हो जाए और साइन एक्स ओवर एक्स हो तो ये 1 होती है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 विच इज़ 1/2 विच इज़ 0.5। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे आपका आंसर 0 को अप्रोच करेगा, आप ये लिमिट जो है वो 0.5 को अप्रोच करेगी। तो इसका ग्राफ अगर आप देखें तो इस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं तब भी आपका आंसर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। अगर आप राइट साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं तब भी आपका आंसर किसको अप्रोच कर रहा है? 0.5 को। तो इट मीन्स कि एज एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0.5 and x approaches to 0 positive, f of x approaches to 0.5. So left hand limit is equals to right hand limit and limit exist. तो याद रखें बच्चों, ये तो मैथमेटिकल तरीकाकार था, ये भी अभी आप सीख जाएंगे, लेकिन ग्राफ को देखकर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो आपका आंसर 0.5 पे ब्रेक लगा रहा है, और अगर राइट साइड से मूव करते हुए आप 0 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि यूँ आ रहे हैं, तब भी आपका आंसर 0.5 को ब्रेक लगा रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोट की होगी वो ये है कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करवा दिया है। तो याद रखें लिमिट्स के क्वेश्चन में जो वेरी वेरी क्लोज टू का कंसेप्ट होता है ना, तो उस कंसेप्ट में हम यूँ रखते हैं कि हम x को पढ़ते अप्रोच ही हैं, हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू 0, लेकिन हम अप्रोच के मतलब में यहाँ पे पुट 0 ही वही लिमिट पुट करवा देते हैं और आंसर को हम इक्वल के साथ लिखते हैं, कुछ डिफरेंट फिनोमेना बन जाता है। हम पुट भी वही नंबर करते हैं लिमिट का जो भी है, ठीक है, और आंसर भी इक्वल की फॉर्म में लिखते हैं। असूलन तो ये होना चाहिए कि x अप्रोचेस टू 0, आंसर अप्रोचेस टू 0.5, लेकिन हम अप्रोच की जगह 0 इक्वल का सिंबल लगाते हैं। तो अब जब भी आपके पास हो, तो फॉर एग्जांपल ये आंसर अगर आपके पास आया है तो आपने इसको पढ़ना यूं ही है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन f ऑफ x अप्रोचेस टू 0.5, लेकिन लिखते हैं हम इसको इक्वल की फॉर्म में ही है, क्योंकि ये वेरी वेरी क्लोज टू होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है, इस वजह से हम इसको इक्वल की पुट करवा देते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ लिमिट हम इसको याद रखते हैं कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये अप्रोच है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ जाएगी आपको साथ साथ। अब हम चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूज गिवन ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1। देखें बच्चों, ग्राफ को ज़रा तसल्ली से देख लें, या आपकी बुक का ही मैंने प्रिंट लिया है, इसको तसल्ली से देखेंगे ग्राफ किस तरह का बना हुआ है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका लिमिटिंग पॉइंट 1 है, आप 1 की तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, और जैसे जैसे आप 1 से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं आपका आंसर जा रहा है 3 की तरफ, ठीक है।
और जैसे जैसे आप राइट साइड से 1 की तरफ आ रहे हैं तब भी आपका आंसर किसको जा रहा है, 3 की तरफ। इसका मतलब ये हुआ एज x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x अप्रोचेस टू 3, as x approaches to 1 positive f of x approaches to 3, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। अब यहां पर ये ओपन होल जो है, ठीक है, खाली होल जो है, ये बताता है कि आपका जो फंक्शन है f ऑफ 1 पे वो 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो 3 के इक्वल नहीं है। ओपन होल ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप 1 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, 1 की तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, 1 की तरफ आ रहे हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो आंसर आपका जा रहा है 3 की तरफ। लेकिन एग्जैक्टली जब आप 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर 3 नहीं होगा। तो हो सकता है ये किसी पीस वाइज क्वेश्चन का फंक्शन का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस यहाँ पे ओपन होल का ये मतलब है। अगर ये होल यहाँ पर क्या होता, फिल होता, ठीक है, सॉलिड होल होता, तो फिर हम लिखते हैं कि एग्जैक्टली 1 के ऊपर भी ये 3 है, तो फिर हम वहां लिखते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इन दिस केस दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ड्यू टू दिस ओपन होल, ठीक है। तो अब ओपन होल का आपको समझ आ गया होगा कि 1 को अप्रोच कर रहा है राइट और लेफ्ट साइड से, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर ये 3 के इक्वल नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट को अगर आप देखें तो जब आप राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करते हैं, आपके फंक्शन का बिहेवियर कुछ यूं है कि वो 2 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप राइट साइड से 1 की तरफ मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका फंक्शन जो है वो नेगेटिव, फॉर एग्जांपल नेगेटिव 1 को अप्रोच कर रहा है। तो बीच में ये सारा फंक्शन खाली है, ग्राफ खाली है, तो ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे कि एज x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x अप्रोचेस टू 2 एंड x approaches to 1 positive, f of x approaches to -1. So left hand limit is not equals to right hand limit. Limit does not exist. Limit does not exist. ये याद रखना है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है बच्चों। तो ओपन होल का मतलब आपको यहाँ समझ आ गया कि एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर उस फंक्शन का उस वैल्यू के इक्वल ना होना। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ फंक्शन लिमिट्स हमारे पास क्या हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास लिमिट्स को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। हर बार हम इस लिमिट का ग्राफ नहीं बनाते और ग्राफ के ज़रिए हम नहीं बताते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, हम इन रूल्स की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। और एक बात जो मैं आपको बता चुका हूँ बारहा, अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई कि जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव 2x, तो हम पुट 2 ही करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हम पुट इसी नंबर को करवाते हैं, लेकिन सेंस हमारा ये होता है कि हम नेगेटिव साइड से पुट करवा रहे हैं। नेगेटिव साइड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो नंबर नेगेटिव होगा। अब 2 की नेगेटिव साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो 1.5, यानी वो खुद पॉजिटिव होगा लेकिन लेफ्ट साइड पे है। तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस देखते हैं 2 के या किसी भी नंबर के, दैट्स वाई हम क्लोजनेस के लिए हम उसी नंबर को पुट करवा के बिहेवियर चेक कर लेते हैं। लेकिन इस सारे आंसर को हम पढ़ते कैसे हैं, ये इस तरह से पढ़ते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड अवर x आंसर अप्रोचेस टू 4, ठीक है। यहाँ इक्वल को हम चेंज कर देते हैं अप्रोचेस के सेंस में, पढ़ने के हिसाब में, ठीक है, लेकिन लिखते इसको इक्वली है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 2 जो है वो प्लस नंबर, ऑब्वियसली हो भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 तब भी 4, पुट हम यही करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको ऐसे कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड अवर आंसर अप्रोचेस टू 4। तो दोनों सूरतों में पुट आपने इसी लिमिटिंग आंसर को ही करवाना होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ने का सेंस बदल जाता है। तो अब जरा रूल्स को पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या हैं? कहता है इफ c इज अ कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट लिमिट कहते हैं। लिमिट कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 5 लिखा हो, तो अब 5 के अंदर तो कहीं पे भी 2 पुट होने की गुंजाइश नहीं है, इसका आंसर 5 ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रूल कि इफ देयर इज अ कांस्टेंट देन आंसर इज आल्सो कांस्टेंट। कहता है इफ c इज अ कांस्टेंट देन लिमिट c f of x इज इक्वल टू c लिमिट f of x। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन यूं हो लिमिट x अप्रोचेस टू 2
2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब ये देखें ये कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, वेरिएबल वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो दोनों को आपने क्या कर देना है, अलग अलग अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, कि लिमिट का हर एक के साथ अलग अलग अटैच हो जाना। ठीक है, दो फंक्शंस हैं अलग अलग आपस में ऐड हो रहे हैं तो आपने लिमिट्स दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई करवा देनी है। ये है जी हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट्स को भी अलग अलग अप्लाई करवा दें और उनके लिमिट्स के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसी तरह इसको बोलते हैं कोशेंट रूल, जिसमें डिवीजन आ जाए। तो डिवाइड में भी ऊपर वाले फंक्शन के साथ लिमिट अलग हो जाएगी, नीचे के साथ अलग हो जाएगी, लेकिन ये याद रखना है कि लिमिट पुट करवाने के बाद ये जो फाइनल आंसर है उसमें नीचे वाली लिमिट को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और अनडिफाइंड फॉर्म से हमेशा आपने बचना है, उसको सॉल्व करके आपने उस फैक्टर को ख़त्म कर देना है जो उसको अनडिफाइन कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास पावर रूल या एक्सपोनेंशियल रूल ऑफ लिमिट, कि अगर आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर जो है वो पावर है तो याद रखें कि लिमिट जो है वो फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगी और पावर इंटायर वैल्यू के ऊपर आ जाएगी। यही बात यहाँ रूट में भी है कि अगर आपके पास किसी रूट फंक्शन के ऊपर लिमिट है तो लिमिट जो है वो रूट के अंदर शिफ्ट हो जाएगी और उसी तरह से इसका इंडिक्स बाहर रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ, इसको आपने याद रखना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ हम यूज करते हैं लिमिट्स को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अभी जो मैंने आपको सिखाया कि हम लिमिट्स को सॉल्व करते वक्त उसी नंबर को पुट करवा देते हैं, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ कहलाता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, आपने करना क्या होता है, डायरेक्ट जो भी लिमिटिंग पॉइंट है उसी को डायरेक्ट फंक्शन में पुट करवा के आंसर निकाल लें, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसके अंदर ये सारे रूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपने पास लिख के नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 2। आसान से क्वेश्चन है, अब ग्राफ्स का काम नहीं है, अब आपने लिमिट्स को हल करना है सिर्फ। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि फंक्शन में डायरेक्ट नंबर पुट करने से आपका आंसर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन रहा हो। तो अगर हम इस पे कोशेंट रूल लगाते हैं, बाय कोशेंट रूल, बाय कोशेंट रूल, कोशेंट रूल के मुताबिक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 अलग हो जाएगी और लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x प्लस 2 अलग हो जाएगी। लिमिट्स में अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ लगाएं, जो भी लिमिटिंग वैल्यू है उसको फंक्शन में पुट कर दें। -2 का क्यूब प्लस 8 ओवर -2 प्लस 2, तो आप देख रहे हैं कि ये तो 8 -8 प्लस 8 बन रहा है और ये -2 प्लस 2 बन रहा है, विच इज 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो बच्चों हमें हमेशा किससे बचना होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचना होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे बचा जा सकता है, फंक्शन को सॉल्व कर लें। अब कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, अब फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। x का क्यूब प्लस 8 को लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ओवर x प्लस 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करवाएं, x प्लस 2 x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 2। तो ये फंक्शन जो है वो कैंसिल हो गया, जो इसको 0/0 फॉर्म बना रहा था। अब आपके पास जो लिमिट है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब आप इस पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ लगाएं, यानी -2 को इस फंक्शन में पुट करवा दें, तो आपका आंसर क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 into -2 plus 4 your answer is 12. So this implies as your x approaches to -2 your answer approaches to 12. अब ये इक्वल टू 12 है लेकिन पढ़ना इसको approaches to 12 है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। जी बच्चों, यहाँ पे भी ज़रा आप कोशेंट रूल लगाएं। कोशेंट रूल के मुताबिक, ठीक है, लिमिट्स का कोशेंट रूल, एक डेरिवेटिव का कोशेंट रूल है, वो अब आगे आप पढ़ेंगे। लिमिट्स का कोशेंट रूल क्या कहता है कि लिमिट दोनों के साथ अलग अलग करवाएं। जरा 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनता है, √4 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप डायरेक्ट यहाँ लिमिट नहीं पुट करवा सकते, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस फंक्शन में रूट आ जाए उसको रैशनलाइज करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4
स्केयर द रूट ऑफ x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई स्केयर द रूट ऑफ x प्लस 2 स्केयर द रूट ऑफ x प्लस 2। बाई न्यूमिनेटर हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर ओवर यहाँ पे ये x माइनस 4 और रूट x प्लस 2 इसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप गौर करें तो ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, रूट और x कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वेयर सॉरी x माइनस 2 रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ आ जाएगा रूट x प्लस 2। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया जो इसको 0/0 बना रहा था। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ x प्लस 2। नाउ यूज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ क्या था कि जो लिमिट है उसी को पुट कर लें, ठीक है, रिगार्डलेस राइट और लेफ्ट। यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 2, तो आंसर क्या बना 1 ओवर 2 प्लस 2 4। तो दिस इंप्लाइज एज x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x अप्रोचेस टू 1/4। लिखा इक्वल में गया है, पढ़ना आपने अप्रोचेस में। तो जैसे ही आपका x 4 को अप्रोच करेगा ये फंक्शन आपका 1.4 को अप्रोच कर जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कोशेंट फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पर पुट करवाएं लिमिट्स तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोशेंट लॉ पुट करवा सकते हैं बाय कोशेंट लॉ ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 7, x का स्केयर माइनस 21 अलग हो जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 7 x प्लस 2 अलग हो जाएगा। लिमिट्स पुट करवा दें बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ, जो भी लिमिट है वो यहाँ पे पुट करवाएं। 7 का स्केयर 49 माइनस 21 over 7 plus 2, so your answer will be 49 minus this 9 minus 1 8, 4 minus 2 is 2 and this will be 8. So this implies as x approaches to 7 f of x approaches to 28/9। ये लिखना जरूरी नहीं है, जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये जरूरी नहीं है, यहीं तक आपका आंसर फाइन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट आपकी लिमिट है ये भी आपके पास एक कोशेंट रूल के तहत सॉल्व होने वाली है। अगर आप डायरेक्ट इसमें 0 पुट करवाते हैं तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इसको सिंप्लीफाई किया गया है और सिंप्लीफाई के बाद इसका आंसर निकाला गया, उसका भी आंसर 0 आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट कोशेंट रूल का आंसर अप्लाई करके भी इसका आंसर 0 ही लाएंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर कोशेंट रूल लग रहा हो वहाँ पे कोशेंट रूल डायरेक्ट लगाएं, जहाँ पे कोई चीज़ कैंसिलेशन हो रही हो वहाँ पे कैंसिलेशन एज सच करने की जरूरत नहीं है अगर वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बना रही। तो अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे आपके पास प्लस 6 आएगा, इट मीन्स कि ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। याद रखें लिमिट का आंसर 0 आ सकता है, इन्फिनिटी लाने की कोशिश नहीं करनी। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कोशेंट लॉ, लिमिट को अलग अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर माइनस 6x अलग कर दें और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अलग कर दें। यहां लिमिट पुट करवाएं बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, उसमें डायरेक्ट नंबर पुट करवाएं तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 विच इज 0, और यहाँ बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6 जो कि बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 0। तो इसका मतलब एज x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ठीक है बच्चों। अब कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जी इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके फैक्टर बना रहे हैं और इसके फैक्टर बनाने के बाद x माइनस 6 कैंसिल करके x ओवर x माइनस 1 लिखा जा रहा है और फिर भी आंसर 0 आ रहा है। तो ज़रूरत नहीं है इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करने की, अगर करनी हो तो यहाँ पे मैंने की हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिमिट पुट करवाएं तब भी आंसर 0 आता है, सॉल्व करके कैंसिलेशन कर लें तब भी 0 आता है, तो पेज वैसे ही भरने का फायदा नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अगर हम डायरेक्ट इसमें 1 पुट करवाते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है, ठीक है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला ओपन किया, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, वो फैक्टर खत्म हो जाएगा जो इसको 0/0 बना रहा है। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ला लगाना है, यानी 1 को पुट करवा दें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 3। नाउ यू कैन से दैट व्हेन योर y अप्रोचेस टू 1 योर x फंक्शन विल अप्रोच टू 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसको हम देखेंगे उस सिनेरियो में भी कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की बनती है और किस तरह का इसका हमारे पास आंसर आता है। सबसे पहली बात तो यहाँ देखें कि अगर मैं 3 पुट करवाता हूँ तो 3 + 3 क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो न्यूमिनेटर हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहा है कोई 36, लेकिन नीचे अगर हम 3 को पुट करवाते हैं तो वो 0 बन रहा है, ठीक है। लेकिन 3 यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव साइड से। ज़रा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर मैं यहाँ लिखूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, x + 3 का स्क्वायर, तो क्वोशंट टूल के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना। देखिए बच्चों, ये जो है राइट साइड से अगर 3 की तरफ अप्रोच करवाएं तो मिनिमम आंसर इसका आपको 36 मिलता है, ठीक है। यानी 3, 3.1, 3.2, 3.4 इस तरह करते जाएंगे तो ये 36 या उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये 3 की तरफ आएगा पॉजिटिव साइड से, आखिरी नंबर इसका हद 3 होगा तो ये 36 को अप्रोच करेगा। तो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ला इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप 3 के करीब ला रहे हैं पॉजिटिव साइड से, 3.1, 3.01, 3.001, तो इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा छोटा मिल रहा है, ठीक है। यानी 0.001 आ जाएगा और आखिरी हद जो है वो आपके पास अगर एग्जैक्ट 3 पुट हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लिखनी है, आपने वो यूं लिखिएगा कि एज x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, f of x अप्रोचेस टू 36, बट व्हेन x approaches to 3 positive, root of x minus 3 is very small value. Then 36 by very small value will leads to very large वैल्यू, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। देखिए बच्चों, जब आप यहाँ पर कोई 3 के बहुत ज़्यादा क्लोज नंबर पुट करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर उठाएं तो मैं आपको बताता हूँ, आप x की जगह पुट करवाएं 3.0001, ठीक है, और उसको माइनस कर दें 3 में से, उसका रूट ले लें तो आपके पास बहुत ही छोटा नंबर आएगा। अब 36 को अगर आप उस बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करवाएंगे ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये चीज़ जो है वो 3 के करीब आ रही है, ये डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो रहा है, हत्ता के 0 हो रहा है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे किसी बड़े नंबर के साथ तो उसका आंसर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इन्फिनिटी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को जाहिर कर रहा है। तो इन दिस केस हम बेबस थे, हमारे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इस पे प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 4 x माइनस 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 3 की पावर 10। अच्छा, जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो फिर ये लॉज वगैरह आप नहीं लगाते, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई या डायरेक्ट लिमिट पुट करवा देते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करवाएं तो 2 माइनस 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 की पावर 10, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 2 की पावर 4 और ये बन जाएगा 1 की पावर 10। तो फाइनल आंसर जो आपके पास बन रहा है वो होगा 16 इंटू 1 विच इज 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2 दिस फंक्शन विल अप्रोच टू 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा बच्चों, आपने याद रखना है कि जब हम ये कह रहे हो ना कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ला, तो फिर उसमें लेफ्ट राइट लिमिट दोनों का कंबाइन आंसर यही होता है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। इसका आंसर हम कैसे देखेंगे, इसको हम निकालेंगे स्टूडेंट्स बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, कि हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x के साथ अलग कर देंगे माइनस लिमिट
x अप्रोचेस टू 1/x-2 अलग कर देंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लिमिट में अगर प्लस माइनस हो तो दोनों के साथ लिमिट्स अलग हो जाती है। दो फंक्शंस थे, दोनों के साथ अलग हुई। जैसे ही ये लिमिट x को अप्रोच करेगी, हमारा ये फंक्शन भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। जैसे ही x अप्रोच करेगा 0 को, फंक्शन भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक इसका आंसर 0 आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो 1/0 - 2 ये बनता है 0 - 1/-2 विच इज +1/2 which is 0.5. This implies when x approaches to 0 f of x will approach to 0.5। लेकिन लिखेंगे इक्वल के साथ ही, पढ़ेंगे अप्रोच के साथ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास क्वोशंट फंक्शन है। क्वोशंट फंक्शन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। अगर मैं -3 पुट करवाऊँ, -3 2 ज़र -6 + 6 ऊपर 0 आ गया, नीचे -3 पुट करवाऊँ +9 9 4 ज़र 36 36 - 36 ये भी 0 हो गया। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, डायरेक्ट क्वोशंट लॉ अप्लाई नहीं होगा, पहले इसको सॉल्व करना होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 2 कॉमन ले लें, x + 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, x का स्क्वायर -9 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 2 × x + 3 ओवर 4 × x + 3 x - 3। फार्मूला ओपन कर लिया है हमने, a + b a - b का। ये फैक्टर कैंसिल हुआ, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4। तो जो फाइनल आंसर बचा है हमारे पास लिमिट का, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 1/2 × x - 3। नाउ बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लॉ 1/2 × -3 - 3 which is 1/2 × -6 which is -1/12. Now when your function limit approaches to x - 3, your function approach to -1/12. So this is the answer of question 11। चलते हैं क्वेश्चन 12। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में एक आइडेंटिटी यूज़ होती है, साइन लॉ। इसकी हम एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे, इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको इसकी फिजिकल स्टेट बता देता हूँ कि अगर इस तरह की एक ख़ास शक्ल हो आपके पास, तो उसको आप हमेशा किसके इक्वल रखते हैं, 1 के इक्वल रखते हैं। इसके प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो मैं बुक और उसका पेज नंबर अभी मेंशन कर देता हूँ वीडियो में, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका प्रूफ हुआ हुआ है। या नेट पे भी लिखें साइन आइडेंटिटी, तो ये आपको मिल जाएगा। कुछ लोग इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ये गलत है। सैंडविच थ्योरम इसके अंदर यूज़ होता है, लेकिन ये खुद सैंडविच थ्योरम नहीं है। दिस इज़ द साइन लॉ या साइन आइडेंटिटी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपके पास इस तरह की एक शक्ल बन जाए तो वो 1 की इक्वल होती है। ठीक है, अगर इसको मैं मोर जर्नलाइज फॉर्म में लिखूं, जर्नल फॉर्म, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ n टाइम्स x ओवर n टाइम्स x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों चीज़ें, एंगल और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हों तो आंसर 1 होता है हमेशा। अगर यहाँ 2x है तो नीचे भी 2x हो, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x हो, हर सूरत में आंसर 1 होगा। ठीक है, तो n की जगह कुछ भी पुट कर लें। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू r, तो कोई भी नंबर अगर आप पुट कर लें तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब ज़रा चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट करवाऊँ बच्चों, तो tan ऑफ 0 का आंसर क्या होता है, कैलकुलेटर से देख लें। tan 0 0 होता है, नीचे भी 0 आ जाएगा, विच इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डायरेक्ट तो लिमिट पुट हो नहीं सकती, इसमें सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉज x। ठीक है, और इस इसको डिवीजन को मैं डिवाइड के साइन के साथ लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। वरना मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से फ्रैक्शंस में लिख के समझा सकता हूँ, लेकिन मैं मज़ीद ईजी करके बता रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ सॉल्व होगी। इसको हमने डिवाइड के लिए लिख लिया। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर कॉज x मल्टीप्लाई 1 ओवर x। हमें ये पता था कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो सामने वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। ओके, अब ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x कॉज x। ठीक है, वरना अगर इसको देखा जाए ना तो यूं लिख के हम समझाते हैं अक्सर, tan x ओवर x लिखा हो, हम लिखते हैं साइन x ओवर कॉज x ओवर x, तो हम कहते हैं कि जी ये जो है कॉज इसके साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा x कॉज x। अब कैसे आ जाएगा ये बताने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने इसको डिवीजन का साइन लिखा है
डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और ऑटोमेटिकली ये बन गया। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मज़ीद आपके लिए चीज़ें आसान कर सकूँ। अब बच्चों यहाँ पे इसको अलग करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x ओवर x को मैं अलग लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉज x को मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों मैंने फंक्शंस को ब्रेक कर दिया। अब ये चीज़ जो है बाय साइन आइडेंटिटी ये तो 1 के इक्वल होती है, और यहाँ मैं लिमिट पुट करवा सकता हूँ 1 ओवर कॉस 0 विच इज़ 1, तो आंसर इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉस 0 भी 1 होता है, 1 ओवर 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 फिर 1 आ गया, तो इसका फाइनल आंसर है आपके पास 1। तो आप लिख सकते हैं कि एज x अप्रोचेस टू 0 tan x बाई x अप्रोचेस टू 1। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय साइन 3x। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, ऊपर साइन 3x हो जाए और नीचे 3x हो जाए, तो आंसर 1 लिख सकते हैं। तो ज़रा इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर 3x नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ओके। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 3 साइन, यहाँ पे सॉरी 3x आता है, 3x ओवर x, 3x। ये जो फर्स्ट है ना स्टूडेंट्स, इसको हम थर्ड पे ले आएंगे, ला सकते हैं। उसी तरह से आप डिवीजन लिखें, मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड जो है, फर्स्ट जो है वो थर्ड पे आ गया डिनोमिनेटर में। अब लिमिट अप्लाई करें तो 1 ओवर 3 को बाहर ले लें क्योंकि ये कांस्टेंट है। लिमिट अप्लाई हो जाएगी सिर्फ किस पे, 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x ओवर 3x। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि ये चीज़ अगर हो तो ये 1 के इक्वल होती है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसका सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगर इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएं तब भी आप कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपने मुझे करके देने हैं। लिमिट्स के नोट कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉज x ओवर 1 प्लस कॉज x। ठीक है, ये आपने करना है। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x थीटा बाई x, ये आपने सॉल्व करना है। ज़रा याद रखिएगा कि ये जो है वो डिग्री है और ये x है, दोनों 1 के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे भेज सकते हैं। अगर ना समझ आए तो भी मुझे आप बता दीजिएगा। और मज़ीद अपनी इस एक्सरसाइज को आपने अगर पक्का करना है तो आप थॉमस फिनी कैलकुलस उठाएँ, प्री कैलकुलस की बुक उठाएँ, KPK मैथ की बुक उठाएँ या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक उठाएँ। उनका यूनिट नंबर 2 है, वो आप लाजमी करें ताकि आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अभी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं इन वीडियोस को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द आपके लिए प्रॉपर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूं। तो अभी 2.1 आप लोग करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.2 के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।